जनसंख्या महासमूह के बाद तीसरे चैप्टर का अगला टॉपिक हम लेते हैं, जो कि जनसंख्या घनत्व के बारे में है। जनसंख्या घनत्व को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। आसान सी बात यह है कि आप समझ लीजिए कि आपके विद्यालय में कक्षा 11 का एक रूम है जो कि 20 फीट बाई 25 फीट का है, और इसी साइज का रूम कक्षा 12 का है, यानी कि 20 फीट बाई 25 फीट का। अब देखिए, कक्षा 11 में मान लीजिए 35 छात्र है और कक्षा 12 में मान लीजिए 25 छात्र हैं। तो अब आप बताइए कि किस कक्षा में छात्र घनत्व अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल दोनों का एक समान है, लेकिन 11वीं क्लास के अंदर छात्र ज़्यादा है और 12वीं क्लास के अंदर छात्र कम है। तो एक ही क्षेत्रफल में छात्रों की संख्या अधिक और यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर 11वीं क्लास का घनत्व जो है वो 12वीं की तुलना में अधिक होगा। ये आपको समझ में आया होगा उदाहरण। अब ये तो एक कक्ष की बात थी। इसी तरह से किसी स्थान का क्षेत्रफल, यानी कि वहाँ पर जो कुल भूमि है और उस स्थान पर जो जनसंख्या निवास करती है, उसका जब अनुपात निकाला जाता है, यानी कि टोटल जनसंख्या और क्षेत्रफल का जब पारस्परिक अनुपात निकालते हैं, तो वहाँ पर उस स्थान विशेष या प्रदेश या देश विशेष का जो है जनसंख्या घनत्व अपन को प्राप्त होता है। तो यहाँ से जनसंख्या घनत्व की एक परिभाषा अपन को प्राप्त होती है। वो परिभाषा लिखिए कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। कुल क्षेत्रफल को हम डिवाइड करेंगे वहाँ की कुल जनसंख्या से। तो यहाँ पर जो है वो आपको जनसंख्या घनत्व का एक जो सूत्र प्राप्त होता है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। इसको आप, ये एक सूत्र है जनसंख्या घनत्व का, स्थान विशेष की कुल जनसंख्या में भाग देंगे वहाँ के कुल क्षेत्रफल का। तो यहाँ से हम एक उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक स्थान विशेष A है और उस स्थान की जो है जनसंख्या 1,50,000 या 1.5 लाख कह सकते हैं। 1.5 लाख वहाँ की जनसंख्या है और वहाँ का क्षेत्रफल जो है
मान लीजिए वो है 300 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि उस स्थान विशेष का जनघनत्व कितना है। तो सीधा सा इस सूत्र से कुल जनसंख्या 1,50,000 बटा कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो अपने पास बचेगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से आप ये गणितीय प्रश्न भी हल कर सकते हैं। इस तरह से किसी स्थान विशेष की जनसंख्या का घनत्व प्राप्त करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्यों निकाला जाता है, आखिर इसका क्या महत्व है। तो हम देखते हैं कि किसी भी प्रदेश की उन्नति और वहाँ के भावी विकास की योजना बनाने के लिए ये जनघनत्व एक मुख्य आधार होता है। जनघनत्व मुख्य आधार का काम करता है कि कोई भी क्षेत्र है वहाँ की विकास की जब योजनाएं बनती है तो जनघनत्व को ध्यान में रखकर वहाँ की योजनाएं बनाई जाती है। यानी कि वहाँ पर मान लीजिए पुल का निर्माण करना है, सड़क का निर्माण करना है, तो ये पुल और सड़क वहाँ पर उस स्थान विशेष पर जब बनेगी तो कितने लोग वहाँ पर प्रभावित होंगे, क्या लोग प्रभावित, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर, तो इस तरह से वहाँ पर जो है उसकी विकास की योजनाएं बनाते हैं। तो हम यहाँ पर इसका महत्व देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व का क्या महत्व है। तो आप महत्व के बारे में लिख लीजिए कि किसी स्थान विशेष के विकास की भावी योजनाएं बनाने के लिए, किसी स्थान विशेष के विकास की भावी योजना बनाने के लिए जनघनत्व निकाला जाता है। किसी प्रदेश की उन्नति एवं भावी विकास की योजनाओं के लिए योजनाएं बनाने के लिए जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व मुख्य आधार है। तो यहाँ से आपको जनसंख्या घनत्व की परिभाषा और उसको निकालने का सूत्र और एक आंकिक प्रश्न और उसके बाद उसके महत्व की जानकारी प्राप्त हुई। अब इसके बाद हम जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जनसंख्या घनत्व के प्रकार है, 5 प्रकार है। गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कारिक घनत्व, कृषि घनत्व और पोषण घनत्व। इन सबको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए गणितीय घनत्व। ये गणितीय घनत्व भूगोल में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला घनत्व का प्रकार है, क्योंकि आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए ये गणितीय घनत्व सबसे अधिक उपयोग में आने वाला घनत्व का प्रकार है, जनसंख्या घनत्व का। ये क्या होता है? सिंपल सा यही चीज कि किसी भी स्थान की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल का अनुपात उस स्थान विशेष का गणितीय घनत्व कहलाता है। और जैसा कि मैंने बताया, भूगोल के अंदर सबसे अधिक इसी का उपयोग होता है।
भूगोल में सबसे अधिक यूज होने वाला, उपयोग होने वाला, सबसे अधिक उपयोग, क्यों? क्योंकि आंकड़े जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आंकड़ों की आसानी से उपलब्धता के कारण गणितीय घनत्व का भूगोल में सबसे अधिक उपयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक घनत्व क्या होता है कि उस स्थान विशेष की कुल जनसंख्या और उस स्थान पर जो आर्थिक संसाधन है, कुल संसाधन है, उसका जब अनुपात निकाला जाता है तो आर्थिक घनत्व प्राप्त होता है अपन को। संसाधनों की कुल उत्पादन क्षमता और उस स्थान में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या, इसके बारे में विचार किया जाता है आर्थिक घनत्व के अंदर। तो यहाँ पर देख, कुल जनसंख्या में कुल संसाधनों का जब भाग देंगे तो ये कहलाएगा आपका आर्थिक घनत्व। तीसरा आता है कारिक घनत्व। इसमें जो है वो कुल जनसंख्या के अंदर कुल जनसंख्या में जब कुल कृषि योग्य भूमि का जब भाग देते हैं, कुल कृषि योग्य भूमि, तो यहाँ से अपन को कारिक घनत्व की प्राप्ति होती है। और कृषि घनत्व में हम लोग कुल जनसंख्या की बात नहीं करते हैं, बल्कि उस कुल जनसंख्या में से जो कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या है उसके बारे में विचार किया जाता है। तो कुल कृषि योग्य जनसंख्या या कुल कृषक जनसंख्या कुल कृषक जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि, जब ये चीज़ इस पर अपन जब विचार करते हैं तो अपन को उस एक स्थान विशेष की का कुल कृषि घनत्व प्राप्त होता है। और आखिर के अंदर पोषण घनत्व, पोषण घनत्व के अंदर कुल जनसंख्या बटा कुल खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल, स्थान विशेष की कुल जनसंख्या के अंदर कुल खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल, जो भोजन करते हैं खाद्यान्न फसलें, कुल खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल का जब अनुपात निकाला जाता है तो हमको उस स्थान विशेष का पोषण घनत्व प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, गणितीय घनत्व में कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाएगा। आर्थिक घनत्व में कुल जनसंख्या में वहाँ पर जो उत्पादन के कुल संसाधनों का जो उत्पादन क्षमता है उसका भाग दिया जाएगा। और कार्य घनत्व में कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात निकाला जाता है। कृषि घनत्व में कुल कृषक जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात निकाला जाता है। ध्यान रखिए, कुल कृषक जनसंख्या, टोटल जनसंख्या नहीं, कुल कृषक जनसंख्या। तो ये जब अनुपात होगा तो कृषि घनत्व कहलाएगा। और पोषण घनत्व में कुल जनसंख्या में कुल खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल का जब भाग दिया जाएगा तो हमको पोषण घनत्व प्राप्त होगा। अब हम विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण की बात करते हैं तो
विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन ने जो 2015 में आंकड़े दिए उससे पता चलता है कि जिस तरह से विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान और विषम है, उसी तरह से जनसंख्या घनत्व का वितरण भी असमान और विषम है। जहाँ पर जनसंख्या का अधिक निवास है, अधिक बसावट है, वहाँ पर स्वाभाविक रूप से जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। और विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि ग्रीनलैंड है, साइबेरिया है, या सहारा और कालाहारी मरुस्थल है, या मंगोलिया है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति से भी कम है। और इसके उलट हम जब सिंगापुर या बांग्लादेश वगैरह की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हज़ारों के अंदर है। तो विश्व जनसंख्या ब्यूरो वॉशिंगटन, याद रखिए आप लोग इस चीज़ को, विश्व जनसंख्या ब्यूरो वॉशिंगटन ने 2015 में आंकड़े दिए हैं। उन आंकड़ों के अनुसार जो सर्वाधिक जनघनत्व है वह सिंगापुर का है, और वो कितना है, 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सिंगापुर के अंदर जनघनत्व है। और अगर हम टोटल पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व का जो है 2015 के आंकड़ों के अनुसार जो जनघनत्व है वह है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 47 पर्सन पर किलोमीटर। और विश्व के बाद अगर हम अलग अलग महाद्वीपों की जब बात करेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप। एशिया में जो 2015 के आंकड़ों के अनुसार जनघनत्व है वह है 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एशिया के अंदर जनघनत्व है। और एशिया के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो यूरोप का है। यूरोप के अंदर जनघनत्व 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एशिया की तुलना में काफ़ी कम है घनत्व यहाँ का। और यूरोप के बाद जो तीसरा नंबर आएगा वो आपका अफ्रीका का आएगा। अफ्रीका में जनघनत्व 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका के बाद दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में जनघनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में जनघनत्व 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया जो महाद्वीप है, ओसेनिया जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के द्वीप आते हैं, वहाँ का जनघनत्व 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से ये महाद्वीपों का जनघनत्व अपने सामने आया है। और अगर देशों के बारे में बात करें तो बांग्लादेश का जनघनत्व 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अपने देश भारत की बात करें तो वहाँ का जनघनत्व आएगा 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपने कुछ आंकड़े प्राप्त किए हैं, देखिए महाद्वीपों के हिसाब से। और कुल विश्व का जनघनत्व, सबसे अधिक जनघनत्व सिंगापुर का। तो इस तरह से आप लोग ये आंकड़े याद रखिए और अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहिए, बहुत ही मदद मिलेगी उससे। बार बार मैं कह रहा हूँ, बिना टेक्स्ट बुक के आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी।
और उसके बाद जो भी अभ्यासार्थ प्रश्न है वो साथ साथ में सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़े और पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ आप अपना एग्ज़ाम दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद।